सबों का स्वागत है सिलेक्टेड आईएएस पर। सिंधु घाटी सभ्यता की हम शुरुआत कर चुके हैं और प्राचीन भारत के इतिहास के चौथे लेक्चर में हम सिंधु घाटी सभ्यता के दो महत्वपूर्ण पहलू, पहला तो राजनीतिक संरचना और सामाजिक संरचना, इन दो संरचनाओं को देखेंगे। सबसे पहले हम राजनीतिक संरचनाओं को देखेंगे, फिर सामाजिक संरचनाओं को देखेंगे। राजनीतिक संरचना की शुरुआत करते हैं। हमें राजनीतिक संगठन का कोई स्पष्ट आभास नहीं मिलता, परंतु इतनी बड़ी सत्ता किसी केंद्र सत्ता के बिना संभव नहीं होगी। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है सिंधु घाटी सभ्यता में राजनीतिक संगठन का कोई प्रमाण नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे प्रश्न बनता है फिर इतनी बड़ी सत्ता को आखिर चला कौन रहा था? तो कहा जा सकता है कि इस केंद्र सत्ता को चलाने के लिए, इस पूरी परंपरा को, पूरी व्यवस्था को चलाने के लिए एक कोई न कोई तो केंद्र सत्ता होगी, जो पूरी व्यवस्था पर अपना कंट्रोल बनाए रखी होगी, जिसे निरंतरकारी सत्ता कहा जा सकता है, जो समाज के अलग अलग पहलुओं में अपना हस्तक्षेप करती होगी। यह सत्ता कौन चलाता था? इस सत्ता का नाम क्या है? चला इसे हम देखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि राजनीतिक शक्ति किसी एक वर्ग, जिस वर्ग का नाम है पुरोहित वर्ग, इसमें निहित थी, यानी कि पुरोहित वर्ग ही इस सत्ता को कहीं न कहीं चलाते थे, जो उच्च वर्ग से आते थे, और इन्हीं में राजनीतिक शक्ति निहित थी। और ये जो पुरोहित वर्ग उच्च वर्ग से आते थे, जैसा कि हमने पिछली कक्षा में उच्च और निम्न वर्ग को देखा था। उच्च वर्ग ऊपर चबूतरे वाले इलाके में रहते हैं, निम्न वर्ग निचले इलाके में रहते थे। इन्हीं ऊंचे चबूतरे वाले इलाके से पुरोहित वर्ग भी आया करते थे, जिनमें राजनीतिक सत्ता निहित थी। हड़प्पा संस्कृति के एक जो महत्वपूर्ण तथ्य है उनको ध्यान में रखना है, जिससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं या पूछे भी गए होंगे संभवतः। मंदिर का प्रमाण नहीं, ध्यान में रखना है, मंदिर नहीं था, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में मंदिर का कोई प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन एक विशाल स्नानागार का प्रमाण मिलता है। और इस स्नानागार का क्या उपयोग था? सामूहिक स्नान। लोग इकट्ठे होकर एक साथ इस विशाल स्नानागार में सामूहिक स्नान करते थे। इस चीज को आप कुंभ से रिलेट कर सकते हैं। जिस तरह से कुंभ में लाखों लोग इकट्ठे होके गंगा में या अन्य नदियों में भी लोग इकट्ठे होके डुबकी लगाते हैं, कहीं न कहीं सिंधु घाटी सभ्यता की ये परंपरा चलते हुए कुंभ तक आकर पहुंची होगी। सिंधु घाटी सभ्यता में एक स्थल है जिसका नाम है लोथल। ये लोथल जो है ये गुजरात में पड़ता है, अभी के गुजरात में। यहाँ पर अग्नि पूजा हुआ करता था, लेकिन ये अग्नि पूजा मंदिर में नहीं होते थे। मंदिर में अग्नि पूजा नहीं होते थे। अगर मंदिर में नहीं होते थे फिर कहाँ होते? तो ये खुले आसमान के नीचे हुआ करते थे। खुले आसमान के नीचे अग्नि पूजा किया करते थे। एक और महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे, महल नुमा भवन का कोई प्रमाण नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता में भवन तो मिलते हैं हमें, भवन तो मिलते हैं, हमने भवन निर्माण आदिपत्र में हमने देखा है कि भवन तो मिलते हैं, और वो भी बड़े-बड़े अच्छे भवन मिलते हैं। चबूतरे पर बने भवन तो हमने देखे हैं कि वहां पर उच्च समाज के या उच्च वर्ग के लोग, पुरोहित, पंडित, व्यापारी, इस तरह के वर्ग रहा करते हैं। भवन तो मिलते हैं, लेकिन महल नुमा भवन का कोई प्रमाण नहीं मिलता, यानी कि एक व्यक्ति कोई यहाँ पर राजा नहीं था, यानी कि किसी एक व्यक्ति में राजत्व या राजा के शक्ति निहित नहीं थे। वो वर्ग थे केवल पुरोहित वर्ग, और वो भी केवल एक पुरोहित वर्ग में नहीं, पूरे पुरोहित वर्गों में निहित था। तो ध्यान रखेंगे, महल नुमा भवन का कोई प्रमाण नहीं मिलता, और इस पे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको इस तरह के प्रश्न मिलेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस तरह के भवन पाए जाते हैं। तो एक विकल्प के तौर पे आपको महल नुमा भवन का प्रमाण मिलता है, ऐसा दिया जाता है, तो वह विकल्प पूरी तरह गलत रहेगा, क्योंकि महल नुमा भवन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। इसे आप ध्यान में रखेंगे। सामाजिक संरचना की शुरुआत करते हैं। सामाजिक संरचना, समाज में वर्ग विभेद दिख रहा है, और तीन तरह के वर्ग दिख रहे हैं। एक तो स्वामी वर्ग,
दूसरा दास वर्ग और तीसरा कारीगर दस्तकार वर्ग। दास और कारीगर दस्तकार ये निम्न वर्ग से आते हैं। निम्न वर्ग निचले इलाके में रहते थे, उच्च वर्ग चबूतरे वाले इलाके में रहा करते। स्वामी उच्च वर्ग से आते थे। दास कहीं न कहीं स्वामी के सेवक हुआ करते थे, स्वामी के सेवक हुआ करते थे, स्वामी के लिए काम करते थे। कारीगर और दस्तकार ये रोजमर्रा की जिंदगी के लिए काम करते थे। इसकी अपनी पारंपरिक रोजगार थे, जैसे चरखा, जैसे सूत काटना, घड़ा बनाना, ये सब, इसे आप श्रमिक वर्ग भी कह सकते हैं, श्रमिक वर्ग। और यही वर्ग का योगदान सिंधु घाटी व्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में भी बहुत मिलता है, श्रमिक वर्ग का। सिंधु घाटी सभ्यता में पुरोहित वर्ग मिलते हैं, व्यापारी मिलते हैं, दस्तकार मिलते हैं, श्रमिक मिलते हैं। इन सब का तो प्रमाण हमें प्राप्त होता है, ये मिलते हैं। लेकिन एक वर्ग, इसे कहते हैं योद्धा वर्ग। योद्धा वर्ग का कोई प्रमाण नहीं मिलता, यानी कि लड़ाकू योद्धा वर्ग, जो युद्ध लड़ता हो और युद्ध जीतकर राज्यों का विस्तार करता हो। लेकिन योद्धा वर्ग तो है ही नहीं, तो राज्यों का विस्तार नहीं होगा। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो राजनीतिक शक्ति जिनमें निहित थी, वो राज्यों के विस्तार में कोई रुचि नहीं रखते थे, राज्यों के विस्तार में रुचि नहीं रखते थे। और जब रुचि नहीं तो कोई योद्धा वर्ग का कोई जरूरत भी नहीं, तो योद्धा वर्ग की जब जरूरत नहीं तो ये वर्ग होते ही नहीं थे। यानी कि इसको ध्यान में रखेंगे, योद्धा वर्ग का कोई प्रमाण नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ पूजा या मातृसत्ता का भी एक कहीं न कहीं हमें देखने को मिलता है। और इसको हम इससे कनेक्ट करते हैं कि यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में एक स्त्री की मूर्ति मिली है, मूर्ति में जिसके गर्भ से पौधा को निकलता हुआ दिखाया गया, और इसी को वहां के लोग उर्वरता की देवी कहते थे और इसी की पूजा किया करते थे। और हम यहाँ से रिलेट कर सकते हैं, मातृसत्ता का भी अस्तित्व रहा होगा संभवतः। सिंधु घाटी सभ्यता के हमने आज दो पहलुओं को देखा, एक तो सामाजिक संरचनाओं को, दूसरा राजनीतिक संरचनाओं को। वैसे तो सिंधु घाटी सभ्यताओं में और भी कई पहलू हैं, जिसे हम अगले वीडियोज में देखेंगे। आज के वीडियोज में बस इतना ही। धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।